दिया था जिसमें आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने थे, हो गया जी? पक्की बात है। चलें जी, एक एक करके पूछते हैं आप लोगों से, और मैंने इंटेंशनली वो कुछ बच्चों ने मुझे भेजा भी था इसलिए भी चेक नहीं किया कि मैंने कहा यहीं पूछ लूँगा। चलें जी, मुझे बताएं पहला, वो बोल रहा है कंपनी हैज़ अ कमिटी ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स टू ऑथराइज परचेज ऑर्डर फॉर कैपिटल आइटम। क्या ये कंट्रोल है? यस कंट्रोल है। अच्छा जी जानी आप बताओ कि आपने क्या लिखा। अच्छा हौले हौले ना, इनको भी बताऊंगा मैं। इन्होंने लिखा सेलेक्ट सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स देन एंड इंस्पेक्ट दैट वेदर इट इज ऑथराइज्ड बाय द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हु आर ऑथराइज्ड टू डू सो, हु आर ऑथराइज्ड टू डू सो। अच्छा हसनैन ने लिखा है सेलेक्ट द सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर्स एंड इंस्पेक्ट वेदर दे आर ऑथराइज्ड बाय द senior executives. Select a sample of fixed assets and inspect if POs for them were authorized by the senior executives. चलिए जी देख लेते हैं। पहला हमने कहा कि सर इसके अंदर पहला देख लें भाई, select a sample of capital addition during the year and confirm through a review of capital expenditure committee minute that its purchase was authorized. या दूसरा review a sample of capital expenditure purchase order for evidence of the authorization by capital expenditure committee। यानी जो आपने लिखा और ये अंग्रेजी है दोनों सेम ही है, खाली आगे पीछे मतलब है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर सिंपल ज़बान में भी लिख रहे हैं कि मैं सैंपल ऑफ परचेज ऑर्डर सेलेक्ट कर लूँ और ये देख लूँ कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कमिटी ने अप्रूव किए हैं या नहीं किए हैं, तो बात एक ही है। और बाज़ औकात मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी डॉक्यूमेंट किया जाता है कि अगर इनकी कमेटी बनी हुई है तो इनके क्या बनते होंगे, मिनट्स। तो उस मिनट्स के अंदर ये डॉक्यूमेंट होगा कि हमने इस साल इतने इतने ऑथराइज किए, मैं तो वो मिनट्स भी ले सकते हो। बात क्लियर है? पर वो एडिशनल था, आपने जो लिख दिया वो भी काफ़ी है। चलें जी, अब हमने कहा दूसरे पे आ जाए। ईच एसेट ऑन रिसीट इज असाइंड अ यूनिक सीरियल नंबर। ये क्या था? टैगिंग। ओके। एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द फिक्स एसेट रजिस्टर। अच्छा अब इसका क्या आपने टीओसी परफॉर्म किया है, बताओ। अच्छा यानी आप कह रही हैं कि मैं सेलेक्ट करूं सैंपल ऑफ फिक्स एसेट और फिर देखो कि उस पर जो टैग लगा हुआ है क्या वो फिक्स एसेट रजिस्टर में है या नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट। क्या आपने ये देखना है कि रैंडम बेसिस पे फिक्स एसेट को उठा के कि क्या उसके ऊपर जो टैग आ रहा है क्या वो फिक्स एसेट रजिस्टर में मुझे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है या नहीं दिखता। दिस इज द कंट्रोल टेस्टिंग। यहाँ पे लिखा है इन्होंने असनैन ने सेलेक्ट द सैंपल ऑफ फिक्स एसेट एंड इंस्पेक्ट वेदर दे आर यूनिक नंबर और नॉट एंड रिकंसाइल इट द फिक्स एसेट रजिस्टर। तो ये कितने हो गए भाई? 2 हो गए। तुमने क्या लिखा था भाई? नहीं लिखा होगा, मतलब बहुत कैजुअल ले रहा है भाई, बहुत कैजुअल ले रहा है। इसने तो फौरन भेज दिया था रात को, मुस्तफ़ा ने। वो तो अभी मैंने आके ही बताया कि मैंने चेक इसलिए भी नहीं किया, मुझे यहाँ पर डिस्कस करना था एक एक, इसलिए। नहीं बाबू गलत। चलिए उसामा कह रहे हैं सैंपल ऑफ फिक्स एसेट एंड इंस्पेक्ट whether it is checked with unique number or not and that should match with the FAR. Very good. चलें जी, ये भी बात समझ आती है। हम देखते हैं कि इसका प्री डिफाइंड सोल्यूशन क्या है। Select the sample of fixed asset on site, agree that serial number is recorded on the asset and confirm it is included in non-current asset register. और एक और चीज़ लिखी हुई है inspect fixed asset register and verify that there is no duplicate serial number। पर क्या यहाँ पे लिखने की नीड इसलिए नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हम डुप्लीकेट टेस्ट कर भी नहीं रहे। हमारा टेस्ट करने का मकसद क्या था कि हमारे पास जो टैग नंबर है वो अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये वाला ना यूनिक सीरियल नंबर असाइन होता है। तो खैर अगर हमने जो टीओसी लिखे हैं फिर वो कितने हो गए? 2। एक ये कि हर केक पे टैग चिपकता है या नहीं चिपकता, और दूसरा वो यूनिक है या नहीं है, तो वो सीक्वेंशली नंबर्ड आप देख रहे हैं। ये बात क्लियर है? चलें जी, अब हमने कहा भाई ऑन अराइवल ऑफ द एसेट a good receipt note is completed signed by the responsible officer and forwarded to the finance department to make payment and update fixed asset register। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ,
जब एसिड आता है तो भाई जीआरएन बनता है और साइन होता है किससे? रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से। तो क्या हम कह सकते हैं ये एक कंट्रोल है। तो इस कंट्रोल को मुझे टेस्ट करना है कि जीआरएन बन के साइन होता है या नहीं होता। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे? सेलेक्ट द सैंपल ऑफ जीआरएन and inspect whether it has been signed by the responsible officer or not। अच्छा अगर आप जीआरएन साइन कर रहे हैं ना मेरे बच्चों, और ये जीआरएन पिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ वो पिक कर रहे हैं जिसका जीआरएन बना है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जो फिक्स एसेट एडिशन हुई है उन सबके अगेंस्ट में जीआरएन बना था या नहीं बना था। या तो इसका अलग तरीका पता है क्या है? पीओ से ट्रेस करना कि जिसके पीओस बन गए थे उसके जीआरएन बने या नहीं बने। तो अनफुलफिल्ड होंगे तो वैसे ही पता लग जाएंगे। भाई क्या कहने को तो ये भी सही है कंट्रोल टेस्टिंग के जीआरएन बना या नहीं बना उस पर साइन चेक करना है। तो यहाँ पे लिखा है इसमें सिद्दीक ने अ सैंपल ऑफ एसेट्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम फिक्स एसेट रजिस्टर। बिल्कुल सही कह रहा है, वो कह रहा है फिक्स एसेट रजिस्टर से आप क्या करें? सैंपल ऑफ एसेट सेलेक्ट करें एंड देयर रेलेवेंट जीआरएन एंड इंस्पेक्ट वेदर दे आर साइंड बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन और नॉट। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल टेस्टिंग स्पेसिफिकली। चलिए जी, हमने कहा भाई ये भी बात समझ आती है। अच्छा फिर तीसरी चीज, चौथी, इंटरनल ऑडिट अंडरटेक्स अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एसेट्स इन रजिस्टर। यानी वो पीरियोडिक रिव्यू, यानी पीरियोडिकली वो क्या करता है? फिक्स एसेट रजिस्टर को उठाता है और क्या करता है? कंपेयर देम करता है ऑन एसेट साइड। दिस इज कॉल्ड सरप्राइज काउंट्स। दिस इज कॉल्ड, तो रिकंसिलिएशन करता है यूजिंग द सीरियल नंबर टू कंफर्म एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट। भाई ऐसी बात है, सीरियल नंबर नहीं होगा तो उसको पता कैसे लगेगा कौन सा एसेट कहां पर है? तो क्या ये एक सरप्राइज काउंट करना एक कंट्रोल है? अच्छा इसके लिए समील जल्दी बता दे क्या लिखा होगा? टीओसी लिखा है नहीं लिखा? हाँ अच्छा वही रह गई थी, माशाल्लाह। हाँ जी, सेलेक्ट सैंपल ऑफ व्हाट? नहीं गलत, पीरियोडिक रिव्यू। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ पीरियोडिक रिव्यू। सेलेक्ट द सैंपल ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ स्पेसिफिक डेट्स ऑफ XYZ डेट्स। ऐसा ही है ना कि आप स्पेसिफिक डेट्स का पिक करेंगे ना अपने हिसाब से कि भाई इन डेट की मुझे क्या दे दें? रिकंसिलिएशन दे दें। एंड मेक श्योर दैट रिकंसिलिएशन हैव बीन परफॉर्म फ्रॉम द फिक्स एसेट रजिस्टर टू दी साइट। और उस पर साइन वाइन हुए होंगे ताकि जाहिर सी बात है रिकंसिलिएशन में ये तो देखा होगा ना कि यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे टिक लगाया होगा, वो परफॉर्म हुई भी होगी। अगर हुई भी है तो मतलब कंट्रोल है भी और ऑपरेट भी हो रहा है। यहाँ तक बात की क्लैरिटी है? यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क द मैनेजमेंट। अच्छा ये उसने लिखा अच्छा है मेरे ख्याल से, ये देखो हमारे लिख रहे हैं आस्क मैनेजमेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू बाय इंटरनल ऑडिट। तो उससे पूछो कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ऐसे तो नहीं है मुंह उठा के चलेगा भाई मुझे दे दे रिकंसिलिएशन, बोलेगा भाई कब की चाहिए, पहले ये तो पूछ। उसने बोला भाई साल में 4 बार होती है, बोले चारों दे दे। तो अगर उसने कहा 4 बार होती है, उसने 3 प्रोवाइड की, मतलब 1 बार नहीं हुई, तो कंट्रोल ऑपरेट नहीं हो रहा, क्योंकि 4 बार है तो होना चाहिए। सही जी, आगे। इफ दे परफॉर्म इट वीकली देन इंस्पेक्ट रिव्यू डॉक्यूमेंट्स ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड वीक्स। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, वेरी गुड यार हमार। यानी टारगेटेड बोला है कि भाई पहले आप स्पेसिफिक डेट्स की रिकंसिलिएशन उठाएं और फिर देखें क्या वो रिकंसिलिएशन बनती है या नहीं बनती, और स्पेसिफिक ऑथराइज बंदा बनाता है या नहीं बनाता। सिंपल इज दैट। आगे, एक्सेस टू फिक्स एसेट रजिस्टर इज रिस्ट्रिक्टेड टू ऑथराइज्ड ऑफिसर ओनली। और वो क्या होते हैं? बोल रहा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। अच्छा भाई इसका डीओसी क्या होगा? वेरी गुड, हम खुद एक्सेस करके देख लेंगे। ट्राई टू एक्सेस द सिस्टम योर सेल्फ टू इवेल्युएट वेदर द सिस्टम इज रिस्ट्रिक्टेड और नॉट। इसमें और भी अच्छा लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट वेदर पासवर्ड्स आर गैसेबल और नॉट। अगर गैस हो सकते हैं, कुत्ते बिल्ली का नाम है या चाहने वाले का नाम है तो कोई भी कर लेगा। इसको ऐसे टेस्ट करेंगे, आप बोलेंगे यार भाई बात तो बता तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज कौन है, बोलेंगे वो बैठा हुआ सामने या बैठी हुई जो भी है, तो बोलेगा उसका नाम क्या है, टक करके डाल के देखना, एंटर करना, होता तो नहीं होता। हाँ मतलब वैसे चल वैसे यूं कर सकते हो आप बंदे से पूछते हो आपका नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, तो नाम क्या है, भाई कभी अपने बाप का नाम भी लिख देता है। वैसे ही एक बात है याद रखने के लिए, मतलब पासवर्ड जो रखे जाते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं ना कि आसानी से याद भी रहे।
पासवर्ड पूछा बता दिया तो ये भी वीकनेस है, बताएगा नहीं ना, ये भी तो वीकनेस है। अच्छा हाँ, बाज़ औक़ात आप देखेंगे, सुनिएगा मैं कंट्रोल वीकनेस बताता हूँ, बाज़ औक़ात आप देखेंगे आप इसके लिए पूछते हैं कि कौन कौन बंदा ऑथराइज है जो फिक्स एसेट रजिस्टर को एक्सेस कर सकता है, तो वो आपको लिस्ट दे देगा। इसको टेस्ट करने का तरीका दिखा रहा हूँ। फिर आप आईडी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे इसका लॉग निकाल के दो, लॉग कि किस किस ने इसको एक्सेस किया है। तो जो नाम मैनेजमेंट ने बताएं और जो इसको एक्सेस करके बैठे हुए हैं उनमें से कुछ ज़्यादा आ गया तो मतलब ये अनऑथराइज बंदों ने एक्सेस किया हुआ है। तो आप पीछे से लॉग भी देख सकते हैं, मतलब वी यूजुअली डू दिस, हम आराम से लॉग निकाल सकते हैं। आईडी से पीछे लॉग मेंटेन होता है ना कि किस किस ने एक्सेस किया है, तो जिसने एक्सेस किया वहाँ से भी देख सकते हैं। और एक तो आपने कहा कि भाई डमी पासवर्ड डाल के देख लें, एक्सेस करके देख लें एंटर होता है या नहीं होता। दूसरा क्या, लॉग देख लें। आस्क मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द लॉग ऑफ द पर्सन्स हु हैव एक्सेस द फिक्स एसेट रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो क्या लॉग से भी पता लग जाएगा? बिल्कुल पता लग जाएगा। यहाँ तक कोई मसला ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ। तो भाई ये जो सवालात होते हैं ना इस नौयत के, इसमें आराम से आप मार्क्स निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ आपने अपना आइडिया कन्वे करना है। आपकी इंग्लिश हल्की सी मैटर करती है बस कि वो आपका आइडिया पहुंचा दे, बाकी आपको एक्यूरेटली परफेक्टली लिखने की कोई नीड नहीं है। आप सिर्फ आइडिया कन्वे करें, यू विल गेट द मार्क्स। ऑनलाइन वाले उसमें कोई सवाल या एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड, ऐसे भी चेक हो सकता है। हाँ जी, इतना ही काफ़ी है, काफ़ी है इतना DOC। चलें जी, गुड। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ कंफर्मेशन, तो यहाँ तक क्लैरिटी है? जल्दी। नहीं खोल के नहीं देना, वो तो कंट्रोल एनवायरनमेंट है। नहीं नहीं नहीं, देखो आप, मैं तो बता रहा हूँ ना कि आप इतना लंबी करने की नीड ही नहीं, लॉग ले लो बस। वैसे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या वो एक्सेस करता है या नहीं करता, सिंपल एक्सेस कर सकते हो आप। चलिए जी, गुड। अब आगे आ जाएं जी। अच्छा, वैसे इंटरनल कंट्रोल शुरू यहाँ से होना चाहिए चैप्टर, पर तुम लोग मर जाते हैं अगर मैं यहाँ से शुरू कराता, पर एटलीस्ट पहले उसको इंटरेस्टिंग दुनिया में कन्वर्ट किया। अब हम समझ लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अभी आप अगर बुक रीड करेंगे तो आपको समझ नहीं आती, अब समझ आएगी, क्योंकि जिसने इंटरनल कंट्रोल्स का चैप्टर पूरा रीड किया उसको बाकी चीज़ें तो समझ आ रही होंगी, पर शुरू के जो 2-3 पेजेस है ना वो नहीं समझ आ रहे होंगे, ऐसा ही है ना। तो शुरू के 2-3 पेजेस आज के बाद समझ आएंगे। सुनते हैं जी ज़रा। और ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है, ये जो 5 चीज़ें हैं ना, ये आपके स्टडी टेक्स्ट का पार्ट है। तो मैंने क्या किया हुआ है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो स्टडी टेक्स्ट को भी मिक्स किया है, तो दोनों कवर हो जाएंगे। सही जी, पेपर भी हो जाएगा, आपकी बुक की नॉलेज भी हो जाएगी इधर। अच्छा, वो कहता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल को अगर देखना चाहते हो ना, तो इंटरनल कंट्रोल के 5 एलिमेंट्स हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। वो बोल रहा है जब इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हो ना, अब सीधा सीधा बात करूंगा आज, जब इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हो ना, हमने क्या कहा था, अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को, इन्वायरमेंट को, इंटरनल कंट्रोल को। तो वो कहता है इंटरनल कंट्रोल में डायरेक्टली आके प्रोसेस को नहीं समझना, वो तो मैंने करवा दिया ताकि आसानी से इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। वो देखो बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम क्या बना हुआ है, मैं तो डायरेक्ट यहां से शुरू करवाया। इसके पहले एक और चीज है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। वो बोल रहा है कि भाई जब इंटरनल कंट्रोल को समझने जाओ ना, सबसे पहले देख लो कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है। सर आप बाकी चीजें साइड में करके ये बता दें, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि पूरी एंटिटी का अपर लेवल पे माहौल कैसा है। एग्जाम्पल, अगर मैनेजमेंट कमिटेड टू कॉम्पिटेंस है, अगर मैनेजमेंट कमिटेड टू कॉम्पिटेंस, तो कहता है पहले चेक करो कि वेदर मैनेजमेंट इज कमिटेड टू कॉम्पिटेंस और नॉट। हमने बोला भाई इसका क्या मतलब है, फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं आप। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस का मतलब यह है कि कोई भी बंदा अगर रखा जाता है तो प्रॉपर इंटरव्यूज होते हैं, असेसमेंट होती है, टेस्ट होते हैं। अगर इन सारे पैरामीटर्स को पार करके एक एम्प्लॉय आता है तो इसका मतलब यह है ओवरऑल माहौल ही कंपनी का बेहतर है। तो जब लोग ही आप इतने टेक्निकल, इतने अच्छे रखोगे तो एरर और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। एथिकल डिलेमा भी चेक करेंगे उस बंदे का, बैकग्राउंड रेफरेंस चेक करेंगे, क्योंकि जब भी आप अभी इवन फर्म में भी जाएंगे तो वो आपको बोलते हैं रेफरेंस बताओ, किसका रेफरेंस दे दो सीवी में। तो फिर उसके रेफरेंस चेक लगाए जाते हैं इन ऑर्डर टू जस्ट इवेल्युएट कि बंदा एथिकल है या नहीं है। इवन कॉल्स भी आती हैं,
अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, मतलब यू कैन से भाई एक अटैम्प्ट में 200-300 बच्चे तो जाते ही होंगे ना, तो 200-300 बच्चे जब वो रेफरेंस में सीवी में नाम लिखते हैं तो उसकी ईमेल्स आती हैं, कॉल्स आती हैं कि भाई बताओ ये कैसा है, बताओ ये कैसा है, तो फिर बताना पड़ता है वो कैसा है। सही है जी, तो आप समझ सकते हैं, अच्छे पढ़ना हम बता देंगे कि कैसा है भाई। सही है, खैर आगे। अब एक और बात समझें, कहने का मकसद ये है कि भाई वो कहता है कि जब इदारे को समझने जाओ तो इदारे के साथ जब कंट्रोल्स को समझोगे तो कंट्रोल्स को समझने के लिए सबसे पहले किसको समझो, कंट्रोल। इसमें पहली चीज आती है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, दूसरी चीज आती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दूसरी चीज क्या आती है भाई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मैंने कहा भाई इसका भी मतलब बताएं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब यह है भाई कि आपके डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट कितनी मर्तबा साल में मिलते हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि काम सही चल रहा है। पूछगछ होती है नहीं होती। अब एक एग्जांपल देता हूं, मेरी फर्म में मेरे आने से पहले जो भी मैनेजर थे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे या वो नहीं होंगे, तो जितने भी मैनेजर्स थे वो बच्चों को इतना फ्री हैंड दिया हुआ था कि वो कुछ भी करते थे, कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे, कोई काम करते थे, टेक्निकली स्ट्रांग नहीं थे। फिर एक ज़माना आया जब हम एंटर हुए, हमने पूछना शुरू किया ये कैसे फिगर आ रही है, इसको कैसे ऑडिट किया, ये कैसे वेरीफाई किया, मैं कैसे मान लूँ, तो बच्चे डरने लग गए। बातें फैली खुद ही खौफ फैल गया सब में। अब जब सब में खौफ फैल गया तो उसको पता ये आदमी जल्लात है काम के मामले में। तो अब जो काम होके आता है ना वो खुद ही रिफाइन होके आता है, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल सेट कर चुका हूं मैं। तो 2-3 एग्जाम्पल जब सेट हो चुकी हैं तो मतलब सब सेट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इदारे के अंदर जो गवर्नेंस के लोग हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे तो गवर्नेंस होगी, गवर्नेंस होगी तो नीचे लोगों में डर होगा, जब नीचे लोगों में डर होगा तो वो काम सही करेंगे। तो एक तो सही काम करने के लिए आपने बोला लोग कौन से ले आओ, कॉम्पिटेंट। उसके लिए आपने एचआर पॉलिसीज वगैरह सारी इवैल्यूएट करनी होती हैं, ऐसा है। दूसरा काम क्या करो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। भाई इनको इन्वॉल्व करो, सीधी सी बात है भाई। कोई पूछने वाला नहीं होगा तो आप भी तो नहीं करोगे ना, पूछने वाला होगा तो इंसान का बच्चा बन के काम करोगे। ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा भी है, फील भी किया, कंपनीज में भी देखते हैं। अब ऐसी कंपनीज का ऑडिट करेंगे जहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह को परवाह ही नहीं है, तो जब उनको परवाह नहीं है तो फिर नीचे जो ये सीएफओ बैठा हुआ है उसको भी टेंशन नहीं होगी, कोई देखने वाला ही नहीं है। जब सीएफओ को टेंशन नहीं है तो फिर नीचे एम्प्लॉय को भी टेंशन नहीं होगी, कोई देखने वाला नहीं है। तो हम तो देखने वाले हैं ना, हमने बोला भाई कंपनी की डूबी हुई है। तो कहने का मतलब पता है क्या है, अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट में मसला होता है ना तो बेसिक लेवल तो आप भूल ही जाओ, ये कौन परफॉर्म कर रहा होगा, कोई भी नहीं। वही मसला है जो पाकिस्तान के साथ मसला है। हमारा कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, वीक है। कंट्रोल इन्वायरमेंट प्रोसेस तो बने हुए हैं पर प्रोसेस तो फॉलो बाद में होंगे ना, जब क्या होगा इन्वायरमेंट सही होगा। पूछगछ होगी, पूछगछ ही नहीं होती तो कोई भी नहीं करता, सीधी सी बात है। भाई मना है कि वन वे नहीं जाना, जाते हैं, बाप का राज है, सीधी सी बात है। भाई वन वे जा रहे हैं घूम रहे, बिल्कुल। पुलिस वाले ने रोका, अभी मैं उस दिन आंटी की वीडियो देखा तो पुलिस वाले को उड़ा के निकल गई। ओ भाई वो फुटपाथ पे बोलते नहीं उतरूंगी, बोलेगा नहीं उतर भाई निकल, उड़ा के निकल गई। इन्वायरमेंट ऐसा है, वो बोली क्या कर लेगा भाई, उसको बोले तो वो बोले भाई औरत पे हाथ उठा रहा है, जेल में डाल रहा है। भाई बाहर भी तो होता है ना भाई, गुनाह तो गुनाह है ना, क्या तो अब नहीं चलाओ कार, सीधी सी बात है। अभी यही कोई बंदा होता गुद्दी से पकड़ के सीधा वहाँ पे अंदर, चल भाई निकल। तो खैर समझने की बात यह है कि बात इक्वालिटी की अलग है बट बात है कानून की। तो यही ये बात समझ आती है कि क्यों स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि यू नीड टू इवैल्यूएट द कंट्रोल इन्वायरमेंट। अच्छा दूसरी चीज, मैनेजमेंट के टारगेट अग्रेसिव नहीं होने चाहिए। मैनेजमेंट के टारगेट, अच्छा अब इसकी भी बात कर लेते हैं। अग्रेसिव का मतलब गुस्सा नहीं है, अग्रेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट बोले भाई 200% का प्रॉफिट चाहिए तो मतलब चाहिए। इसका मतलब यह है कि यू आर डेवलपिंग अ प्रेशर ऑन दी मैनेजमेंट टू कमिट फ्रॉड। क्या करेगा वो बेचारा, इसकी बेसिक एग्जांपल दे दूं। अगर मुझे मेरे बॉसेस कहें कि भाई ऑडिट खत्म करना है, उसको रिपोर्ट देनी है, उनकी डेडलाइन है, मैं बोलूं सर उन्होंने डेटा ही नहीं दिया, मैं ऑडिट क्या करूं, खत्म करनी है भाई करो, तो पेलूंगा ना, क्या करूंगा, मजबूरी है, जॉब भी तो प्यारी है। तो क्या होगा, लपेटा जाएगा ना, जो लपेटा जाएगा तो फिर लपेटने में काम सही होगा गलत होगा, गलत होगा। तो ये भी तो ये बता रहा हूँ
तो कहने का मकसद ये है कि यू नीड टू इवेल्युएट द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में जल्दी बताओ कितनी चीजें बोली। पहली कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, दूसरा इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोस्त शायर विद गवर्नेंस। अच्छा अब ये ऊपर ऊपर की बातें लिखी हुई है ना। अल्लाह करे एग्जाम में कोई ऐसी चीज पूछे, बोले कि बताओ कि इफ यू वांट टू इवैल्यूएट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोस्त शायर विद गवर्नेंस व्हाट फैक्टर्स यू विल सी, तो आप बोलेंगे वी विल ऑब्टेन मिनट्स ऑफ द मीटिंग of the directors and the committees of the company to evaluate whether when they will meet, what they discuss, ये सारी चीज़ें लिखोगे। तो मैं तो उस डेप्थ में जाके बता रहा हूँ। अब हमारी ईवाई के कैनवस का सॉफ्टवेयर है पूरा, उसके अंदर बोलता है कि भाई कंट्रोल एनवायरनमेंट में तुमने इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोस्त शायर विद गवर्नेंस कैसे देखी, पे नीचे ऑप्शंस देता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ये जो होता है ना वो बता रहा हूँ कि भाई मीटिंग होती है, एक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी बातें बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती है जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि दोस्त शायर विद गवर्नेंस इन्वॉल्व होते हैं। और आपका कंपनीज एक्ट भी तो आपको मजबूर करता है। लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स को साल में 4 बार मिलना होता है, पता है ना। या मीटिंग के चैप्टर पे नहीं पहुँचे 4 बार मिलना होता है, लाजिम है। ये गवर्नेंस है, पर ये गवर्नेंस बाय लॉ है, गवर्नेंस बाय लॉ आ गई है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब जब हम कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, सीसीजी रेगुलेशंस जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, कंपनी लॉ की बात बता रहा हूँ। तो कंपनी लॉ के अंदर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहता है कि मिनिमम आपके पास 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अगर मिनिमम डायरेक्टर 7 हैं तो 1/3 कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब ये कि जिसका कंपनी से कोई ताल्लुक, उसको आप बोर्ड पे रखें, डायरेक्टर्स पे रखें, ताकि वो अनबायस्ड डिसीजन ले। और फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन डाल दी, उसके इससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए, कंपनी में शेयर्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। भाई क्यों मौत आई है रखने की उसको, ताकि गवर्नेंस अच्छी हो। अगर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, पूरे शेयर्स मेरे हैं, तो मैं डायरेक्टर भी हूं, तो मैं तो अपने मफाद में बोलूंगा ना। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो गलती नहीं करेगा, तभी तो वो इंडिपेंडेंट है। तो ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है जो कानून ने बना दिया। बात क्लियर है। तो वो कह रहा है भाई गवर्नेंस देख लो, क्या 3 बातें हो गई, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोस्त शायर विद गवर्नेंस, और अग्रेसिव टारगेट्स नहीं होने चाहिए। चलिए जी, ये भी बात समझ आ गई। फिर मैंने कहा नो टॉलरेंस ओवर पेटी थेफ्ट, ज़्यादा हो गई ना। नो टॉलरेंस ओवर पेटी थेफ्ट, यानी इतनी सी भी अगर चोरी हो तो बर्दाश्त ना हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक फ्रॉड पकड़ा फर्म में, तो वो इंडिविजुअल जो भी था वो आया 3 बार 4 बार कॉल पे कॉल की, सर प्लीज़ माफ़ कर दें, ख़त्म कर दें। मैंने कहा गुंजाइश ही नहीं है भाई, गुंजाइश ही नहीं है। नो टॉलरेंस ओवर पेटी थेफ्ट। फर्म के लिए जो बिलियनों रुपीस कमा रही है, उसके लिए 90,000 मैटर नहीं करते है, बट मैटर ये करता है कि बात गलत तो गलत है, सही तो सही है। वो हो कोई और हो, अच्छा उसकी आर्टिकल्स बस ख़त्म होने वाली है 2 महीने, एवरीथिंग विल बी बिकम ज़ीरो। सही जी। तो इसमें रहमो करम नहीं होना चाहिए। मैं तो नहीं होता ना कोई रहमो करम करने वाला, भाई ऊपर वाले देखेंगे, जो खुदा देखेगा। मैंने तो बोला भाई गलत तो गलत है, इवन चोरी की तो हाथ काटने की सज़ा है, इतनी रिजिड सज़ा तो खुदा खुद दे रहा, तो तुम कौन होते हो भाई। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ऐसा होता है नहीं होता, कानून है नहीं भाई। मैं तो बोला कानून है या नहीं है, खाली इतना बताओ। तो ऊपर वाले ने कानून क्यों बनाया ये वाला, ताकि अगली बार चोरी ना करे। तो सजा ना देना मीन्स यू आर इनकरेजिंग दैट पर्सन टू कमिट द क्राइम अगेन इन एन एक्सपेक्टेशन कि अब भी कुछ नहीं होगा। हालांकि मुझे तो सुनने को मिला कि मुझे पछतावा है, मैं नहीं आगे से ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई पछतावा था तो किया ही क्यों, अब आप भुगते हैं। अब इस ऐसे कितने लोगों को उसने बताया होगा कि ऐसे पैसे निकल सकते हैं। मैं तो फिर ऑडिटर हूँ ना, मैं तो एंड तक जा रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे ऐसे अप्रूवल्स हुए हैं, कौन कौन से पैसे निकाले गए, सबको पकड़ूंगा। 3 लोग आ चुके हैं अब तक हाथ में। सही जी। तो खैर अब वो फिर इज्जत की बात है। खैर समझने की बात ये कि भाई गलत तो गलत है। सही है जो आप बोल रहे थे, ये टर्म्स कहाँ लिखी हुई हैं, ये रही, अभी दिखाता हूँ, ये रही भाई, यहाँ लिखी हुई हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोस्त शायर विद गवर्नेंस, दूसरा
मैनेजमेंट शोज इंटेग्रिटी। अच्छा, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी शो करती है, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ को कोड ऑफ कंडक्ट डिसैमिनेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है कि भाई आपने ऐसे बिहेव करना है, रिश्वत नहीं लेनी है, कोई आपको बोले तो आपने एंट्री नहीं करनी है, काम टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, ऐसे गायब नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटेग्रिटी में आती हैं। तो आपको कोई बोले कि भाई आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी कैसे देखी, क्या उसके साथ नमाज पढ़ी है टोपी लगा के? भाई समझने की बात है। कोई आपको बोले भाई आपने इंटेग्रिटी कैसे देखी उनकी, क्या नमाज में बाद जमात उसके साथ खड़े हुए थे, सलाम फिर इस्लाम किया, फिर उठ के चला गया, ये इंटेग्रिटी है? नहीं, इंटेग्रिटी उनके एक्शन से लगती है, उनके जज्बातों से लगती है। जब आप उनसे बात कर रहे होंगे बीइंग एन ऑडिटर, तो आप बोलेंगे कि यार ये प्रोविजन सही है या नहीं है, तो वो ऐसे हेसिटेट नहीं करेगा, बोलेगा हाँ यार आप सही कह रहे हैं, मैं सही कर लेता हूँ, गलती है तो है। पर अगर अच्छा, फिर उसमें भी हमारी यूआई के कैनवस में ऑप्शंस होते हैं कि जब आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या वो फौरन मान जाता है या फिर इरिटेट होता है, प्रेशर डालता है आपके ऊपर कि नहीं भाई जाओ यहाँ से निकलो, गलत तो गलत है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। तो अगर ऐसी बातें कर रहा है तो मतलब वो मैनेजमेंट इंटेग्रिटी शो नहीं कर रही है। जो गलत है तो गलत कहेगी, सही है तो सही कहेगी। तो अगर ये सारी बातें हैं तो मतलब मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी है। और ये बात तो मैं क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले भी चेक कर लेता हूँ कि उसके पीछे कोई फ्रॉड के केसेस तो नहीं चल रहे, तो वहाँ से भी पता लग जाता है। अगर फ्रॉड के केसेस होते हैं और फिर भी मजबूरन आपको ऑडिट करना है तो आपका रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एक छोटा मसला होगा, ये हर जगह हो सकता है, एनवायरनमेंट का मसला है। बात क्लियर है? तो वो कहता है लोअर लेवल पर आने से पहले तो बेटा आप ये देख लो कि माहौल क्या चल रहा है। इंटेग्रिटी वाली बात वापस से बता देते हैं। भाई मैंने कहा देखो, मैनेजमेंट अगर इंटेग्रिटी शो करेगी तो वो ऐसे करेगी कि वो एम्प्लॉयज़ को अगेन एंड अगेन इनकरेज करेगी, ट्रेनिंग कराएगी। अब लेट्स से हम तो ऑडिटर है ना, हमें तो ज़्यादा इंटेग्रिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने रिश्वत ले ली तो फिर तो गवर्नेंस क्या कुछ भी गया, सीधी सी बात है ना। तो हमारे पास तो हर महीने ट्रेनिंग्स आती हैं कि ये सिनेरियो होगा तो आपने ये करना है, ये सिनेरियो होगा तो आपने ये रिपोर्ट कर देना है। आपके अगर कंपनी में शेयर्स हैं और आप ऑडिट आपको मिल जाए तो आपने फौरन रिपोर्ट करना है। ये क्या है, इंटेग्रिटी के लिए आपको आगाह किया जा रहा है। तो ये मैनेजमेंट क्या दिखा रही है, शो कर रही है कि हम कितने इंटेग्रिटी से काम करने वाले हैं। तो ये अगर हरकतें हो रही हैं कंपनी में, इसका मतलब ये कि कंपनी इंटेग्रिटी से काम कर रही है, कोई डिसऑनेस्ट लोग नहीं है और फ्रॉड के केसेस भी नहीं है। तो सर हमें कैसे पता लगेगा फ्रॉड के केसेस हैं या नहीं है? भाई न्यूज़ से। हमारे ईवाई का तो इतना खतरनाक चैनल है कि हम कंपनी का नाम डालते हैं ना तो आज तक की हिस्ट्री बताता है, क्योंकि उसने सारे जो न्यूज़ के पेपर्स हैं वो एक जगह किए हुए, किसी किसी कंपनी के पूरी मैपिंग हुई हुई है। जैसे ही मैं नाम डालता हूँ सारे केसेस एक जगह लाके दे देता है कि इस कंपनी में ये केस था, ये केस था। फिर हम देखते हैं कि भाई केस था तो इसमें क्या कंपनी ऑनेस्ट थी या नहीं थी, किसी और ने तो इनके साथ फ्रॉड नहीं किया था। तो वहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी का रिस्क या कंट्रोल एनवायरनमेंट का रिस्क ज़्यादा है या कम है। तो ये सारे तरीक़ाकार हैं समझने के। अच्छा, गवर्नमेंट लॉ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ बीओडी का कंट्रोल एनवायरनमेंट पे कोई इफेक्ट हो सकता है क्या? समझा नहीं अरीशा में आपकी बात। गवर्नमेंट लॉ रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ बीओडी का कंट्रोल, ये बात ही नहीं समझा मैं, इलेबोरेट करें अरीशा इसको। अच्छा, जब तक आप लिखें तब तक आप मुझे एक बात बताओ, ये तीन चौरंगियां क्लियर हैं? चौथी पे आ जाओ, कमिटेड टू, ये भी बता दी। एप्रोप्रिएट एचआर पॉलिसीज, भाई आपको बोनस तब मिलेगा जब आप ज़्यादा काम करेंगे। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट हुए हुए हैं, ऐसे ही किसी को नहीं कि अच्छा अगर किसी कंपनी में डिस्पैरिटी हो ना कि सेम रैंक के बंदे हैं, उसको सैलरी मिली है 5 लाख रुपए, उसको मिल रही है 50,000 रुपये, तो क्या कोई बंदा तमीज़ से काम करेगा या माहौल में ही मसला होगा? क्योंकि लोग सही तमीज़ से काम नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि उनकी पर्सनल जेलसी होगी। और आप ऐसे इतने लोग देखेंगे अपनी ज़िंदगी में कि साथ के लोग होते हैं और वो कहते हैं कि भाई इसकी सैलरी ज़्यादा है, उससे काम करा ना, मेरे से क्यों करा रहा है भाई। इवन ARTD में हमारे जो पीएन आपस में फटा करते हैं। आप ये तो अभी तुम्हारा फिजिकल का रुझान कम हुआ है ना, जब फिजिकल होता तो 300 बच्चा जो बैठता था पहले, तो वो बैठे तो जगह आने की क्लास में नहीं होती थी, जब वहाँ पे हर 2 मिनट में 5 मिनट में चाय चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए, तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाना पड़ता था बोर्ड पे। अब कहने का मकसद ये था कि वहाँ पे पीएन को बोलो तो बोलता तू जा, उसको बोलता तू जा, तो टीचर खुद ही चला जाता था चाय लेने। उनके नखरे थे ना भाई, वो बोल रहा उसको ज़्यादा पैसे मिलते ना वो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि काम चोरी होती है। तो कह रहे काम चोरी नहीं है तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट HR पॉलिसीज। अच्छा, अब यहाँ पे अरीशा ने एक सवाल किया हुआ है, वो अगर इंडिपेंडेंट पर्सन का रेशियो फॉलो ना करे, भाई सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताओ,
अगर गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि भाई इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो उसकी वजह है ना कि लिस्टेड कंपनी के अंदर लोगों का, पब्लिक का स्टेक होता है, तो वहां पे इंडिपेंडेंट लोगों का होना जरूरी है, जो गवर्न करेंगे, जो देख रेख करेंगे, और देख रेख करने वाले ही कंपनी के लोग हुए, तो देख रेख करने वाला, कंपनी को चलाने वाला बंदा सेम हो गए, तो नुकसान तो मालिक का है ना। तो अगर ये ब्रीच है तो इसका मतलब है कंट्रोल एनवायरनमेंट में मसला है, क्योंकि आपने कानून को ही ब्रीच कर दिया तो कहानी तो यहीं खत्म हो गई। नहीं, रजिस्टर तो हो जाता है, पर बाज़ होगा रजिस्ट्रेशन के बाद गायब हो जाते हैं ना डायरेक्टर, तो नॉन कंप्लायंस में क्या होती हैं, पेनल्टीज, सीधी सी बात है। चलें जी, आखिरी बोनस का मतलब ये है कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया हुआ है कि भाई अगर आप ये टारगेट ले, सेल्स वाला बंदा है, तो आपने बोला हुआ है कि भाई सही है आप सेल्स कर रहे हैं, पर आप अपने सेल्स के बाद इतनी रिकवरी करके लाएंगे तो आपको बोनस मिलेगा। तो मतलब एप्रोप्रिएट एचआर पॉलिसी है जो बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन बोनस देती है, अपनी पसंदीदा चीज़ों पे नहीं देती। क्या तू अच्छा लग रहा है तू पैसे ले ले, ऐसा नहीं होगा। एप्रोप्रिएट एचआर पॉलिसी का मतलब है प्रॉपर मॉनिटरिंग। अब हमारे यहाँ ईवाई के अंदर शुक्रान स्टार होता है, जो ईवाई ग्लोबल का है। शुक्रान स्टार का मतलब ये है कि भाई जो एक्सेप्शनल परफॉर्मर होता है उसको पैसे मिलते हैं अबव सैलरी, वो हर क्वार्टरली होता है। तो अगर आपको एक्सीलेंट मिला हुआ है उसके अंदर, या गोल्ड स्टार मिला हुआ है, तो आपको जो शुक्रान स्टार मिलता है वो मिलता है 75,000, 1 लाख, 1,25,000 ग्रेडिंग है उसकी। तो वो आप नहीं डिसाइड करते हो, तीनों पार्टनर्स, चारों पार्टनर डायरेक्टर बैठ के डिसाइड करते हैं, या सीनियर मैनेजर के स्टाफ को कितना देना है, सीनियर मैनेजर का पार्टनर डिसाइड करता है। तो कहने का मतलब है वो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया है कि इसने कितने क्लाइंट्स किए, कितना पोर्टफोलियो देखता है, कितने एफिशिएंटली बात की, कितने टेक्निकल पॉइंट्स निकाले, ये सारी चीज़ें। और सिमिलरली एक मैनेजर है, वो पोर्टफोलियो देख रहा है, पर वो ऐसे ही फारिग आदमी है, जो है पार्टनर खुद निकाल रहा है, भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये करने के चक्कर के अंदर उसको बोनस देगा ये एप्रोप्रिएटली उसको जो डिजर्व करता है। तो वो यही कह रहा है, लोगों में डिस्पैरिटी नहीं रखो भाई, जो है पॉलिसी है इसके हिसाब से किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा। एग्जाम्पल, अब फर्म में कुछ बच्चे हैं, जिसके लिए बात समझिएगा, फर्म में कुछ बच्चे हैं, सही है जी, जो क्वालिफाइड नहीं है, उनकी आर्टिकल्स खत्म होने वाली हैं, तो हमने एक पॉलिसी बना दी है कि भाई वो मैक्सिमम सीनियर 2 हो सकते हैं, आर्टिकल्स खत्म और क्वालिफाइड वो सीनियर 2 हो सकते हैं। वो कल को आके बोले भाई सीनियर 3 क्यों नहीं कर रहे, मुझे एएम क्यों नहीं कर रहे, असिस्टेंट मैनेजर क्यों नहीं कर रहे, हम बोले सुपरवाइजर ही रहोगे भाई, पॉलिसी बनी हुई है। कल को मैं उठा के अनक्वालिफाइड को असिस्टेंट मैनेजर बना दूं, डिस्पैरिटी होगी, ये बंदा काम नहीं करेगा, काम करेगा भी तो गलत करेगा, सही नहीं करेगा, ही विल ऑलवेज बी एट द अर्ज के उसको नुकसान पहुंचाए या काम खराब करे। तो ये ह्यूमन साइकी है, तो इसलिए कह रहा है कि ये सब सही होना चाहिए। अच्छा, जब ये सारी चीजें मेरे बच्चों आपने इवेल्युएट की, तो यू विल गेट एन आंसर कि कंट्रोल एनवायरनमेंट सही है या नहीं है। अच्छा, कंट्रोल एनवायरनमेंट पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो मैंने बताया ना कि भाई मल्टीपल टारगेट्स हैं आपके आगे, फिर मैंने कहा कि जब आपने इस पर चेक लगा दिया तो अब आपको बात समझ आई कि माहौल तो सही है। अब आप जाएंगे लोअर लेवल पे, किस पे, लोअर लेवल पे। अब देखेंगे कि रिसीवेबल, सेल्स, पेएबल और पीपी, और आपके पास यू कैन से कि भाई सैलरी, ये सारे हेड्स में, इन्वेंट्री काउंट, ये सारे हेड्स के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो होता है। अब आप ओवरऑल देख रहे हैं लोअर लेवल पे। अच्छा, ओवरऑल क्यों देखा पहले, उसमें मसला तो फिर नीचे करने का कुछ फायदा ही नहीं है भाई, लॉजिकल बात है। अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट में मसला है तो क्या नीचे लोअर लेवल पे चीज़ें सही होंगी, फजूल है, करने की कोई नीड नहीं है। अब हमने कहा भाई वो चेक तो पास हो गया, अब आ जाओ, फिर वो क्या कहता है, इंटरनल कंट्रोल के अंदर पहले कंट्रोल इन्वायरमेंट को समझो, फिर समझो इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब यह है कि वो पूरा प्रोसेस समझो कि ट्रांजैक्शन शुरू कहां से होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और एंड कहां होती है। जब तुमने इस पूरे प्रोसेस को समझ लिया, कनेक्टेड रहना मेरे साथ, हाँ, जब तुमने इस पूरे प्रोसेस को समझ लिया तो ये समझो कि इदारे में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस पे रिस्क असेसमेंट करते हैं कि मसला कहां कहां। ये तो आप तो ऑडिटर थे ना, बेसिक काम किसका है ये कि मसला कहां कहां हो सकता है, मैनेजमेंट का।
तो बोलता है एंटिटी का रिस्क असेसमेंट देखो प्रोसेस। अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि इदारे में एक कमिटी बनी हुई होती है जो कि जैसे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो गया, वो ये काम करता है कि देखता है इस पूरे प्रोसेस में कहाँ कहाँ फ्रॉड या चोरी हो सकती है। वो अपनी रिकमेंडेशंस ऑडिट कमेटी को देता है। किसको? ऑडिट कमेटी बोर्ड की एक सब कमेटी होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताती है कि भाई यहाँ पे रिसीवेबल में मसला हो सकता है अगर आप क्रेडिट लिमिट सेट पर अगर ये क्रेडिट लिमिट सेट नहीं करेंगे मसला हो सकता है। ये कैसे पता लगता है? रिस्क असेसमेंट से। कैसे पता लगता है? रिस्क असेसमेंट से। अच्छा भाई, तो आप जरा एक बार एक स्टेप पीछे आके जरा वापस समझते हैं। वो कह रहा है इंटरनल कंट्रोल को समझने आए हो, पहले क्या समझा, फिर बोला क्या समझा। अच्छा, अब मैं एक बड़ी बारीक बात कहूँगा तो सुनना प्लीज़, हम फोकस के साथ। जब आपने कहा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझना है रेलेवेंट टू एफएस, आप सिस्टम समझ गए। अब आप बोल रहे ये समझो कि इदारे के अंदर कुछ लोग हैं जो रिस्क असेसमेंट करते हैं। अगर मैं आपको एक पंच लाइन बता रहा हूँ, समझ गए तो मज़ा आ गया, गेम ही यहाँ ख़त्म। अगर इदारे में एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ही नहीं, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, तो उसने कंट्रोल क्या लगाए होंगे? नहीं आई बात समझ? तो उसने असेसमेंट ही नहीं की, तो उसको पता ही नहीं है कहाँ मसला है, तो उसको पता ही नहीं है कहाँ मसला है, तो कंट्रोल क्या लगाए होंगे? तो आपका वैसे ही रिस्क बढ़ जाता है। पहले बताओ ये कहानी समझ आई? पक्की बात है। अच्छा, अब एक सवाल सर, एक्सटर्नल ऑडिटर भी फिर उस रेलेवेंट बंदे से सवाल पूछेगा जो एंटिटी में रिस्क असेसमेंट करेगा? नहीं पता है जो ऑडिटर है वो क्या करेगा? ऑडिटर बोलेगा मैंने भी तो सिस्टम को समझा हुआ है, उसकी अपनी रिस्क असेसमेंट है, मेरी अपनी रिस्क असेसमेंट है, तो मैं तो इसी को तो देख के बोलता हूं कि यहां कंट्रोल डेफिशिएंट है या नहीं है। तो फिर जब मैं डेफिशिएंसी निकाल लेता हूं, फिर मैं बात करता हूं कि भाई तुम्हारी असेसमेंट क्या थी, क्या उसकी असेसमेंट डेफिशिएंट हो सकती है? यस, याद आ रहा है? वहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन में पढ़ाया था कि उसकी असेसमेंट डेफिशिएंट हो सकती है ना, तभी तो उसने गलत कंट्रोल लगाया भाई। तो मैं तो बोल रहा हूं कि पहले आप ये समझ लें कि उनकी असेसमेंट क्या है। उनकी असेसमेंट कैसे समझते हो? जब तुम खुद देखते हो ना कि सिस्टम क्या चल रहा है। पहले बताओ बात समझ आई? तो अगर मैं ओवरऑल कहूं कि एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस वीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई फ्रॉड वगैरह हुआ या कहीं गैप है तो वो गैप असेसमेंट भी वीक होगी, क्योंकि वहां पे उसने एप्रोप्रिएट कंट्रोल। तो फिर जब आप इंटरनल कंट्रोल को एक एक लेवल पे देख रहे होंगे तो आपको ज्यादा विजिलेंट होना होगा या कम? ज्यादा विजिलेंट, क्योंकि आप फोकस होकर देखेंगे कि इनके तो असेसमेंट ही नहीं है, मैं ही देख लेता हूं भाई। नहीं ना, ऐसा नहीं है ना कि कंट्रोल नहीं हो। ऐसा हो सकता है भाई एक इदारे ने दूसरे कंट्रोल एंटिटी के चिपका दिए हो जो कि इस इदारे पे एप्लीकेबल ही। अब लेट से ए इदारा, एक सवाल है कि सर अगर असेसमेंट ही नहीं है, तो इनका सवाल ये था असेसमेंट ही नहीं है तो कंट्रोल कहाँ से होंगे? भाई होंगे, हो सकता है कॉपी पेस्ट किए हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक इदारा क्रेडिट पे माल बेचता ही नहीं है, उसने कंट्रोल लिखा हुआ है कि माल खरीदने आता है कोई, पहले उसकी क्रेडिट असेसमेंट करता हूँ। भाई क्यों करता है भाई बावले, तू तो वैसे ही कैश पे बेचता है उसको, वैसे ही किस पे बेचता है? कैश पे। तो जब वैसे ही कैश पे बेचता है उसको, तो भाई कौन सा कंट्रोल है? अच्छा, बोलता आखिर में एजिंग भी बनाता हूँ। भाई किसकी बना रहा है? बात समझ आ रही है? तो असेसमेंट का मतलब ये कि टारगेटेड बात हो। बात क्लियर है? हाँ, कंट्रोल इस पे लगाना चाहिए, बात समझना, कंट्रोल इस पे लगाना चाहिए कि क्या मैं बेचने से पहले जो डिस्काउंट्स हैं वो ऑथराइज हैं या नहीं है। अच्छा, ये कंट्रोल ही नहीं है, असेसमेंट नहीं है ना, उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उस इदारे ने जिसका कॉपी पेस्ट किया है उसमें उसने वो डिस्काउंट देते ही नहीं है। भाई बताओ जल्दी से, वो डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट देते ही नहीं है, तो इसने भी ट्रस्टी ने वही चिपका दी है। तो भाई उस पर एप्लीकेबल नहीं था, तुझ पे एप्लीकेबल है, पर तुझ पे एप्लीकेबल है, तू असेस तो कर कि ये मसला है। असेस करके इंप्लीमेंट किए जाते हैं ना भाई। मैं तो आज बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भाई ARTT की फीस पूरी आ जाए, मेरी असेसमेंट के कहाँ कहाँ मसले हो सकते हैं। मैंने कहा पर्ची वहां पे गायब हो सकती थी, मैंने रिकॉन लगा दी। फ्री में एक्सेस दे सकता है, मैंने पोर्टल से रिकॉन का वो रिकंसिलेशन बना दी कि जितने एक्सेस दिए उतने दिन में पैसे आए या नहीं है। तो असेसमेंट की तो पता लगा ना कि ये गैप्स हैं। विदाउट असेसमेंट कंट्रोल लगाऊंगा तो कोई भी मसला हो सकता है।
बात क्लियर है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ आप क्लियर है बात? जल्दी से प्लीज। अच्छा आगे सुने, यस आगे। अब मुझे बताओ एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस समझ गए? एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को करने के बाद आपने देखा, अब देखो कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं, अब देखो, तो ये तो तुम ही की तो कर रहे थे, तुम ही तो वो शख्स थे जो कर रहे थे, नहीं कर रहे ना? उसको हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था कंट्रोल एक्टिविटी, नाम लिया था। कंट्रोल लगा हुआ जो परफॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाएगी? कंट्रोल। अच्छा अब आखिरी चीज, इंटरनल कंट्रोल खत्म, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रह जाएगी, सैटरडे को करेंगे वो, कल ऑफ होगा। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, वो कह रहा है बेटा कंट्रोल लगा दिए, अभी ये कोई खुला खाता नहीं है, देखो क्या ऑपरेट हो रहे हैं। अच्छा ये देखने को किसको कह रहा है? मैनेजमेंट को। आप क्यों देखते हैं? टेस्ट करते हैं ताकि आपको पता लगे ऑपरेट हो रहे हैं। उनको इसलिए देखना चाहिए कि ये मेक श्योर कर लें कि जो लगाया था, जो सोचा था, वो हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा अगर आखिरी बात, तो फिर आपने मुझसे सवाल ये करना चाहिए, सर कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो गवर्नेंस थी, तो गवर्नेंस में और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में फर्क क्या है? वो बात है डायरेक्टर्स की, ये बात है मैनेजमेंट की, वो बात है, ये बात है। यहां पे एंटिटी में डायरेक्टर्स के अलावा नीचे कुछ लोग हों जो जिम्मेदार ठहराए जाएं ये मेक श्योर करने के लिए कि कंट्रोल ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर वो रिपोर्ट पहुंचाएंगे किस तक? तो बोला मॉनिटरिंग भी रखना। क्या रखना? मॉनिटरिंग भी रखना कि भाई कंट्रोल जो लगाए गए हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। ये मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल बेसिकली पता है कौन कर रहा होता है? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? वो अभी जैसे इसमें था ना सरप्राइज करने काउंट गया था, तो वो यही चेक करने गया था, मॉनिटर कर रहा था कि क्या कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अच्छा किसी इदारे में ये 5 एलिमेंट्स हैं तो मतलब कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, बट टेस्ट करने के बाद। बात समझ आई? तो ये था, अगर ये पहली क्लास में समझाता तो खैर ये बहुत ड्राई हो जाता, पर अब जब सब कर चुके थे तो उसे समझना था। अब आप रीड कर लेना, आपको सब समझ आ जाएगा इसके अंदर। क्लैरिटी है भाई? ऑनलाइन में तो क्लियर है। अब हमें सिर्फ ये सीखना है इस पूरे गेम के अंदर कि कंट्रोल्स की डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। टेस्ट नहीं बोल रहा, डेफिशिएंसी नहीं बोल रहा, डॉक्यूमेंटेशन। कि क्लाइंट बताता जा रहा है, आप लिखते जा रहे हो, तो लिखना कैसे है वो सिखाऊंगा। सही है जी? फायदा ही नहीं है ना। अब टेस्ट और डिटेल तो करेंगे ना भाई, मतलब ऑडिट क्यों करना है? टेस्ट और डिटेल तो ऑडिट है, वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, वो तो एक्सेप्शनली हाई होगा। तो फारिग हो गया ना। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सब फारिग है। अब आपको पता सारे चोर भर्ती किए में क्या ही चीज सही होगी? वैसे एक बात कह रहा हूँ, क्या ही चीज सही होगी? फिर तुम्हें एससीसीपी ने खुद अपॉइंट किया ऑडिट करके, तो क्या कर लोगे? मना करोगे उसको? नहीं कर रहा, करना होगा ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो तो एक्सेप्टेंस में मना कर देते हो ना। फिर इसमें आयजा के अंदर ये गुंजाइश है कि वो कहता है कि भाई अगर आपको रेगुलेटर कह रहा तो आपका बाप भी करेगा, तो जब करेगा तो वहां पे आपका रिस्क क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। कंट्रोल एनवायरनमेंट ऐसा भी नहीं कंट्रोल एनवायरनमेंट डेफिशिएंट है कि सभी फारिग हो गया। हाँ आप ये कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल एनवायरनमेंट जब आपने एवेल्युएट किया तो लोग पर्ची पे रखे जाते हैं। अच्छा पर्ची पे रखे जाते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पूरी इदारा फारिग हो गया। हाँ वहां पे एरर के चांसेस क्या होंगे? तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करो ना एचआर में। एचआर में वो वाला कंट्रोल ही फारिग कर दोगे आप। कौन सा वाला? हायर करने वाला। इंटरव्यू होते ही नहीं है तो वो टेस्ट ही नहीं करोगे। जहां पे मसला है वो फारिग हुआ ना। तो मैं कह रहा हूं ऊपर से ही पता लग जाएगा नीचे ये फारिग है। बात क्लियर है? तो स्पेसिफिकली देखा करो कि भाई कौन सी चीज कहां हिट हो रही है। क्लैरिटी है ना? गवर्नमेंट वाला भाई दोस्त शाह विद गवर्नेंस में लोग मीटिंग नहीं कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी है, उसको 3 बार मिलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नहीं मिल रहे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप ऑडिट करेंगे, पर आपकी जो विजिलेंस होगी वो ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है। बिल्कुल सही है। चलें जी मिलते हैं जी। हाँ वो एक रहती है वो करा दूंगा मैं। चलें जी ओके, अल्लाह हाफिज़।